ये जो ट्रायल होते हैं तो क्या इनके लिए एक ही वकील काफी है या एक से ज्यादा वकील हो सकते हैं? ये बताइएगा, जब तक आप तहरीक के वकील थे, जब तक आपने कितने पर्चे खत्म करवाए? लीगल एडवाइजरी लोगों को बनाए जो वकील ही नहीं होंगे, फिर आपको क्या कौन कैसे पता लगेगा? आप एक ट्रायल कर रहे थे गुजरांवाला में गाजी कासिम का, उसका क्या बना? इससे मिलते जुलते जितने केस थे ना, सब में सजाएं हुई थी। ये पर्चा था कौन? पहले जो ट्रायल किए उनमें कितने लोग बरी हुए, कितने इसमें कोई बराबरी भी होती है, कितने बराबरी के आपके ट्रायल केस हुए या कितनों को सजा हुई? तो टीएलपी तहलील नहीं है, मौजूद है, प्रोस्क्राइब्ड है, उस पर कुछ पाबंदियां लागू हो जाती हैं, आयद हो जाती हैं। इसी तरह पार्टी मौजूद है, उस पर कुछ उसकी एक्टिविटीज पर पाबंदियां हैं। अच्छा, ये सेम डे एक जगह पे सजाएं हो रही हैं उस सेम मामले की, और एक जगह पे बरियत हो रही है, तो इंशाल्लाह वो भी बरी होंगे अल्लाह के फजल से, अगर वकील अच्छे हुए और उसने ट्रायल के साथ इंसाफ किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सर। हम आज फिर से मौजूद हैं एहसान लॉ चैनल पर, एहसान अली आरिफ एडवोकेट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के साथ। हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आपने हमारा पहला पॉडकास्ट बहुत पसंद किया और काफ़ी लोगों ने कॉल्स भी की कि आपने दूसरे पॉडकास्ट का जिक्र किया था तो वो किया नहीं, तो आज इंशाल्लाह हम दूसरा पॉडकास्ट भी करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला। सर आज हम आपके चैम्बर में ही पॉडकास्ट करेंगे इंशाल्लाह। कुछ सवालात हैं वक़्त के लिहाज से, तो हम आपसे करना चाह रहे हैं। मोस्ट वेलकम। तो ये बताइएगा कि टीएलपी का स्टेटस मौजूदा टाइम पे क्या है? कानूनी लिहाज से टीएलपी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कहाँ खड़ी है? ये तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या टीएलपी पाकिस्तान, ये कानूनी लिहाज से वहीं खड़ी है या 6 महीने पहले खड़ी थी, बल्कि साना मुरुदकी के बाद जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी है। साना मुरुदकी होता है 13 अक्टूबर को, और 24 अक्टूबर को प्रोस्क्रिप्शन नोटिस 11B ऑफ एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत जारी हो जाता है। उसके बाद अभी इलेक्शन कमीशन में स्टिल वैलिड पार्टी है, डी नोटिफिकेशन नहीं हुआ, डी नोटिफाई नहीं हुई बहैसियत सियासी पार्टी, लेकिन एटीए के तहत इसकी सरगर्मियों को बैन किया गया है। ठीक है। अब प्रोस्क्रिप्शन और डिसॉल्यूशन में बड़ा फ़र्क होता है ना, ये पार्टी डिसॉल्व नहीं है, प्रोस्क्राइब्ड है। डिसॉल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी होता है कि जिसे इलेक्शन कमीशन डी नोटिफाई कर दे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसे डी नोटिफिकेशन पर मोहरे तस्दीक सब्त कर दे, तो वो पार्टी डिसॉल्व हो जाती है, तहलील हो जाती है। तो टीएलपी तहलील नहीं है, मौजूद है, प्रोस्क्राइब्ड है। 1111 के तहत जैसे फ़र्द प्रोस्क्राइब्ड होता है, यानी बंदा तो मौजूद होता है, उस पर कुछ पाबंदियाँ लागू हो जाती हैं, आयद हो जाती हैं। इसी तरह पार्टी मौजूद है, उस पर कुछ उसकी एक्टिविटीज़ पर पाबंदियाँ हैं। तो ये उसको समझने के लिए मैंने थोड़ा तफसील से बताया कि ये प्रोस्क्राइब्ड है, डिसॉल्व नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये जो किसी भी जमात पे या किसी फ़र्द के ऊपर पाबंदी लगती है, इसका अरसा कितना हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा कब तक ये लागू रह सकता है? ये जो किसी फ़र्द को प्रोस्क्राइब किया जाता है वो तो होता है 3 साल के लिए, अमूमी तौर पर 3 साल का, जिसे 4th शेड्यूल कहते हैं, वो फ़र्द वाहिद के लिए। हाँ, फ़र्द वाहिद के लिए। अफराद को प्रोस्क्राइब किया था 3 ईयर्स के लिए, और पार्टी जो प्रोस्क्रिप्शन होती है इसमें टिल द फर्दर आर्डर है, इसमें कोई मुद्दत नहीं दी होती कि इतने महीनों के लिए, इतने साल के लिए। हाँ, ये दिया गया है कि 1 महीने के अंदर आप उसमें रिव्यू पिटिशन दायर कर सकते हैं, और रिव्यू पिटिशन का फैसला 90 डेज़ में किया जाएगा, और अगर आपके खिलाफ आता है तो हाई कोर्ट में आप अपील में जा सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये मौजूदा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वर्कर्स के ऊपर बेशुमार पर्चे जो काटे गए हैं बेबुनियाद, चलो जैसे भी हैं काटे गए हैं, तो अभी इनके ट्रायल का सिलसिला शुरू हो गया है। तो कुछ पर्चों का चलान मेरे ख्याल से वो पेश भी हो गया उधर अदालत में। तो ये बताइएगा कि ये जो ट्रायल होते हैं इनमें क्या एक ही वकील, जो जाहिर है ये एक पर्चे में कितने कितने लोग हैं, मुल्ज़म हैं बेचारे, तो क्या इनके लिए एक ही वकील काफ़ी है या एक से ज़्यादा वकील हो सकते हैं? या इनका क्या बेहतरीन जो कानूनी तरीका है वो क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए?
पहली बात है कि पर्चे बहुत ज़्यादा हैं लेकिन शुमार में है, बेशुमार नहीं है। क्योंकि जब हमने क्रैकडाउन को चैलेंज किया था तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की है जिसमें टोटल एफआईआर का जिक्र है कि 2016 से लेकर 2025 तक कितनी एफआईआर टीएलपी पे हुई और टीएलपी की वजह से गवर्नमेंट को कितना नुकसान हुआ। अब गवर्नमेंट की वजह से टीएलपी को कितना नुकसान हुआ ये तो नहीं लिखा हुआ, ज़ाहिर गवर्नमेंट तो नहीं लिखेगी, ये तो हम बताएंगे ना कि हमारा कितना नुकसान हुआ। लेकिन उन्होंने 2016 से लेकर 2025 तक का सारा अपना नुकसान और एफआईआर की तफसीलात और नंबर ऑफ़ एफआईआर्स दे दिए। एक ही बात। ठीक है। और आपका सवाल ये होना चाहिए था कि चालान क्या होता है, तो ये एक अलग सवाल आपका होता तो फिर ज़्यादा वजाहत से चलें मैं आप उसको इसकी पेश कर वजाहत देता। दे देना थोड़ी। अच्छा, चालान ये होता है, ये वो ट्रैफिक वाला चालान नहीं होता जो रास्ते में काटते हैं 100 या ठीक है। ठीक है ना। ये चालान जो होता है ये बेसिकली पुलिस जब तफ्तीश मुकम्मल करती है तो तफ्तीश मुकम्मल करके वो एक रिपोर्ट तैयार करती है और वो रिपोर्ट ज़ेर दफ़ा 173 CRPC यानी ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 173 के तहत वो अदालत में जमा कराती है। तो जो वो रिपोर्ट 173 की जमा कराती है 173 CRPC की, उसे उर्फ़ आम में चालान कहा जाता है। तो ये तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद पुलिस कुछ को गुनाहगार करती है कि इनके ख़िलाफ़ मवाद मौजूद है, कुछ को बेगुनाह कर देती है, ये भी पुलिस का इख्तियार है। और 173 की रिपोर्ट में जो पुलिस है वो ये कहती है कि इनको बाकायदा जो है वो फ़हरिस्त गवाहान साथ लगाती है और जो मटीरियल होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है वो भी साथ लगाती है और अगर कोई ऑडियो वीडियो मवाद हो वो भी साथ लगाती है। अगर फॉरेंसिक टेस्ट कोई कराया हो तो वो भी साथ लगाती है। फोटोग्रामेट्री टेस्ट लगाया हो उसका फॉरेंसिक रिपोर्ट हो तो वो भी साथ लगाती है। लगा के एक रिपोर्ट जमा करके अपने प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में देती है। वो उसकी स्क्रूटनी करते हैं मज़ीद कि उसमें कोई इररेलेवेंट चीज़ें तो निकालते हैं, उसको मज़ीद अच्छा करके तो वो चूँकि स्टेट का काम सज़ाएँ दिलवाना है तो वो सज़ा का केस बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं और उसे अदालत में जमा कराते हैं। और कुछ मेरे इल्म में है कि कुछ पर्चे जो हैं वो उनका रिपोर्ट जमा हो गई है, कुछ की नहीं हुई। लेकिन 99% जो है ना पुलिस इसमें धांधली करती है, यानी जो जिनके ख़िलाफ़ कोई मवाद भी नहीं होता उनको भी 173 में डाल देती है। फिर स्क्रूटनी डिपार्टमेंट आगे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जितनी भारी तनख्वाहें लेते हैं उनका भी हाल ये है कि मक्खी पे मक्खी मारते हैं। वो भी स्क्रूटनी करते हुए जैसा पुलिस कहती है वैसे ही आगे बना के भेज देते हैं और कभी कभार तो जज भी फिर मक्खी पे मक्खी मारते हैं, जैसे आपने खुशाब में देखा है। अच्छा, आपका सवाल तो वही रह गया। सवाल उधर ही है, मैं ट्रायल में पूछना चाह रहा था आपके। हाँ, ट्रायल में देखिए हर मुल्ज़िम अपना अलग वकील कर सकता है जिस तरह उसका राइट है, ठीक है, और करना चाहिए। बेहतर होता है कि अपना वकील ट्रायल में कम से कम आप किसी के पे ब्लाइंड फेथ ना करें। जैसे ज़मानतों में हुआ है कि बंदा घर पे है, उसको पता ही नहीं चला उसकी ज़मानत खारिज होगी, या बंदे ने ज़मानत दायर की है उसको पता ही नहीं कि उसमें बहस कब होगी, कब करेगा, कौन करेगा, किस ग्राउंड पे करेगा। ट्रायल जरा डिफरेंट होता है। ट्रायल में तो आपने अपनी बेगुनाही साबित करनी होती है और ट्रायल में एक एक गवाह के पर जो ना वो जिरा होती है और हर गवाह को बड़ा माइन्यूटली हम उसको स्क्रूटनाइज करते हैं कि इस गवाह ने फ़लाँ शख्स के बारे में क्या कहा है, फ़लाँ के बारे में क्या कहा है, और मुल्ज़िम खुद मौजूद और अपने वकील के साथ बैठे डिस्कस करे, अपने केस को जो है ना वो उसके साथ बैठ के प्रेपरेशन करे, उसकी तैयारी करे और अपना केस बर्रियत का बिल्डअप करे तो वो बरी हो जाता है अमूमी 99%। और अगर मुल्ज़िम का यार ठीक है सबके साथ ही हैं तो वो फिर उसमें टंगे जाने का प्रोग्राम ज़्यादा, और मौजूदा हालात में जो है ना वो बड़ा सीरियस होना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने पहले जो ट्रायल किए हैं उनमें कितने लोग बरी हुए, कितने इसमें कोई बराबरी भी होती है, कितने बराबरी के आपके ट्रायल केस हुए या कितनों को सज़ा हुई? बराबरी का आप क्या मतलब समझते हैं? बराबरी का सज़ा ही होती है ना एक हिसाब से। बराबरी का मतलब ही होता है कि कोर्ट कहती है ठीक है जितना अंदर रह लिया हाँ। बस यही इसकी सज़ा है, हम आपको वही उसी को सज़ा में कन्वर्ट कर देते हैं और आपकी सज़ा बराबर हो गई, हम आपको बरी कर देते हैं। ठीक है। मैंने ज़्यादातर ट्रायल किए ATA के हैं, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के किए हैं। ठीक है। और ज़्यादातर किए भी तहरीक लबैक पाकिस्तान के हैं। 2018 में बाबा जी का केस किया। ठीक है। और 772, 773, 776, 771 ये FIR ही थी।
मोटरवे पे जो गाड़ियाँ जलाने का इल्ज़ाम था वो भी मैंने किए, नवाकोट के किए, थाना शुमाली छोनी के किए, और भी बहुत सारे थानों के मैंने किए। कुछ मैंने मलिक साहब के साथ मिल के किए, ज़्यादातर इंडिपेंडेंट किए, और बहमदी ताला मेरे तमाम के तमाम केस बरी हुए हैं। और मेरे अपने अकाउंट में ना कोई बराबरी है, यानी मेरे किसी केस में बराबरी भी नहीं हुई और सज़ा भी नहीं हुई, कन्विक्शन भी नहीं हुई, एक्विटेड हुए हैं सारे, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं, माशाल्लाह, क्योंकि ये बहुत बड़ी हम जो है ना उसको माइन्यूटली देखते हैं। और मैं रात को देर तक बैठ के तैयारी करते थे, एक एक मुलज़म से उसके बारे में पूछते, हाँ भी बता इस बारे, ये इसने लिखा हुआ है, इसमें असल सूरत हाल क्या है, क्योंकि पुलिस ने कुछ ना कुछ लिखा होता है और मुलज़म का बयान भी अक्सर ये लिखा होता है, जनाब मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गई। हर मुलज़म के बारे में पुलिस यही लिखती है कि जी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दिया जाए। तो ये जो है ना, आप देखना हर चालान में ये लिखा होगा। तो पुलिस जो है ना उसे कन्फेशन बनाना चाहती है कि ये मुलज़म ने हमारे सामने कन्फेस किया है और जुर्म को मान लिया है, तो जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो दो नंबरियाँ भी बहुत होती हैं इसमें, आपको पता है। अच्छा, आप एक ट्रायल कर रहे थे गुजरांवाला में गाजी कासिम का, उसका क्या बना? बेहमदी ताला वो केस गाजी कासिम बाइज़्ज़त बरी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपको भी हुजूर की करम नवाजी है। बड़ा मुझे ख़तरा था कि कहीं कोई सज़ा ना हो जाए, क्योंकि इससे मिलते जुलते जितने केस थे ना सब में सज़ाएं हुई थी। ये पर्चा था कौन सा, बेसिक इसकी बुनियाद क्या थी? ये मुझे थोड़ा, इसमें किसी को सजाएं भी हुई हैं इस पर्चे में या क्या, इसकी थोड़ी नहीं, इस पर्चे में नहीं, इससे मिलते जुलते पर्चों में हुई हैं। अच्छा, आपको याद होगा कि DLP के नायब अमीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब गालिबन नाम है, उन्होंने एक तकरीर में जज्बात में आकर कोई हेड मनी लगा दी थी, ठीक है, चीफ जस्टिस की कि जी इतना मैं, तो सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब को भी सज़ा हुई है। फिर उनकी तायीद जिन लोगों ने की थी, इवन दैट जिसने कहा जब मैं एक देसी घी का कनस्तर देता हूँ, उसको भी सज़ा हुई है। वाहिद ये केस है जिसका ट्रायल हमने किया है कि ये बरी हुआ है, बाकी कोई भी ट्रायल कोई भी बरी नहीं हुआ। यानी ज़हीर शाह साहब को सज़ा हुई, वही फैसला जजों ने मंगवाया और कॉपी पेस्ट कर दिया। तो हम बेहमदी ताला, ये अल्लाह का बड़ा करम है कि अच्छा, हमारा बंदा बरी हो गया। इनका केस शुरू से आपने देखा है? नेवर एवर। अच्छा, शुरू में बीच में हमारे एक दोस्त थे, उनके पास केस था, तो उन्होंने आर्गूमेंट्स मुझसे करवाए थे, ठीक है, तो ATA मैंने इनकी ख़त्म करवा दी थी। ठीक फिर है, साइबर टेररिज्म यानी सेक्शन 10 PICA का केस रह गया था, वो भी काफ़ी अर्सा लटका रहा, वो वकील साहब इसको परसू नहीं कर सके। तो फिर किसी तरह लवाहिकीन ढूंढते ढूंढते मुझ तक पहुँचे, और जब उन्होंने मुझे देखा तो कहने लगे जी ये तो वही केस है, ATA तो आपने ख़त्म कराई हुई, क्योंकि मेरा नाम था ऑर्डर शीट पर, तो हमने आप ही को केस देना है। तो ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि ज़ाहिर हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा गुजरांवाला जाना, लेकिन बहरहाल हम गए और अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह ने अचीवमेंट भी दी। हालांकि हमें जो कंप्लेनेंट था वो तड़ी लगाता था, कुछ भी कर लें होनी सज़ा ये। अच्छा, तो ये अल्लाह रसूल का बहरहाल करम है। केस में हमने केस के बखिए उधेड़ दिए थे, यानी प्रोसिक्यूशन केस को हमने उसकी तारपोर सारे बखेर दिए थे, कख नहीं बचा था उसमें। तो कोई आसान नहीं किया जज ने, केस में हमने छोड़ा ही कुछ नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी वजह से वो बरी हुए। इसकी फिर आपको भी बहुत बहुत मुबारक है, क्रेडिट तो जाहिर है आपको ही जाता है। ये बताइएगा, ये आपने कितना अरसा ये ट्रायल देखा, कितने अरसे में बंदा बरी हुआ, और क्या ये इसकी जमानत हो चुकी थी या नहीं हुई? नहीं, ये वाहिद पर्चा जिसमें जमानत नहीं हुई, बाकी जितने पर्चे थे ना जी जी सब में जमानतें हो गई थी। ठीक है, ये वो वाहिद FIR जिसमें जमानत नहीं हुई थी। अच्छा, यानी ना हाई कोर्ट ने जमानत ली, ना ATC कोर्ट ने ली। अच्छा, ये जमानतें आपसे नीचे हमने 2 दफ़ा जमानतें नीचे फिर लगाई फ्रेश ग्राउंड पे, वो भी खारिज हुई। नहीं, ये जमानतें कितनी दफा खारिज हुई? क्या सारी आपके नहीं, आपने मैंने लगाई सिर्फ थी? ट्रायल किया है, जमानतें मैंने ठीक है, जमानत में भी अगर होते तो इंशाल्लाह वो भी अल्लाह के फजल से करवा लेते, लेकिन ये कि जमानतों में हम नहीं थे, ट्रायल में मैं एंटर हुआ था। और ट्रायल में मैंने कंक्लूड कर दिया इसे, मेरे ख्याल 5 महीने से भी कम अरसे में, 3 से 4 महीने में, 4 महीने तकरीबन कंक्लूड हो गया। चलो, ये तो माशाल्लाह काफ़ी एक खुशी भी है कि एक भाई, हाँ जी, बस ये ज़िंदगी में अचीवमेंट्स होती हैं, होना भी इट्स चाहिए। वन ऑफ देम। इससे ये भी एक चीज़ सामने आती है कि हमेशा बंदे को वकील
नज़रियाती देखना चाहिए जिसको समझ बूझ भी हो, और दूसरा तंजीमी जिसका ऑलरेडी वर्क मौजूद हो। हाँ ये है, ये आपकी बात बहुत ज़बरदस्त है कि तंजीमी पर्चे जो होते हैं ना ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं डिफरेंट होते हैं, और इनका मिजाज मामला डिफरेंट सारा। होता है। इनके पीछे सिर्फ मवाद नहीं देखा जाता, पॉलिसीज़ भी पीछे कार फरमा होती हैं। और वकील अगर थोड़ा सा तंजीमी हाव नाव रखता है तो फिर वो ट्रायल को इस अंदाज में चलाता है कि वो जो इस वक्त समझता है ना कि अब बहुत ज़्यादा प्रेशर है एग्जेक्टिव का, हालात ऐसे हैं, तो वो उसको फिर थोड़ा सा लेंथी करके उसे निकलता है। यही हमारा जज हमें एक दिन का भी टाइम नहीं दे रहा था, कह रहा था कि अभी अभी मैंने फैसला करना है, मैंने फैसला करना है। जो गाजी सैयद अली रज़ा के केस में भी हमें हर दफ़ा तड़ी लगाता कि जी मैंने फैसला करना है। अब हम ऐसे हालात में फ़ैसला करवा लें जब एग्जेक्टिव जो है ना वो मतलब ये कि सारे कैमरे लगा के वहाँ बैठे हुए हैं और पूरा इन्फ्लुएंस उन्होंने लगाया हुआ है, तो फिर ख़तरात ज़्यादा होंगे ना। तो थोड़ा सा हमने वो देखना होता है कि उनकी तवज्जो हटे, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंसाफ हो। अच्छा, ये बताइएगा कि मौजूदा जो फैसले हो रहे हैं इनसे हटके को बहुत सारे ये सजाएं भी हुई हैं, आपने बताया गाजी कासिम को, ये कब हुई है बरियत? गाजी कब? कासिम को नहीं सज़ा हुई, नहीं, ये गाजी कासिम की बरियत कब हुई है? उसी दिन जिस दिन खुशाब में सजाएं हुई हैं उसी दिन अच्छा, ये सेम डे एक जगह पे सजाएं हो रही हैं उस सेम मामले की, और एक जगह पे बरियत हो रही है। हाँ सेम मामला तो नहीं कह सकते। नहीं, आप बता रहे थे ना कि उन्होंने। दोनों बहरहाल एक FIR का केस था और दूसरे तो अच्छा, CTD डिफरेंट का, था। हाँ पुलिस का था। लेकिन ये है कि केस तो जिसमें सजाएं वो भी बहुत कमज़ोर केस है, होनी उसमें भी नहीं चाहिए थी, पता नहीं हो क्यों गई। मैं फैसला देखूंगा पता लगेगा। ये अगर हमारे पास अपील आती है तो इंशाल्लाह हम अपील में इसको। अच्छा, अभी पीछे आपने जिक्र किया कि पर्चों में बहुत सारा पुलिस ने बयान लगाए भी होते हैं और बहुत सारा मवाद ऐसा डाल देते हैं कि जिसका सिरे से वजूद ही नहीं होता, कोई मुंड ही नहीं होता उसका। तो वो ये बताइएगा कि आप क्या देखते हैं कि ये जो पर्चे हैं कितने ताकतवर हैं, कि इनमें कितनी की सजाएं आप देख रहे हैं, या इनका रिजल्ट क्या? आपको ज़ाहिर है आप कानूनदान हैं, आप पर्चे बेहतरीन मेरिट जानते के हैं। एतबार से तो बड़े कमज़ोर हैं, लेकिन बाज़ जगह एविडेंस मौजूद भी है। जो मार्च के पर्चे हैं ना उसमें कहीं कहीं एविडेंस है, मसलन बाज़ लोग हैं उनकी वीडियो मौजूद है और वो CCTV वो जो ये कैमरे लगे होते हैं रोड पे, क्या कहलाता है ये, सेफ सिटी कैमरा। सेफ सिटी के कैमरों में भी कहीं आए हुए हैं, कहीं लोगों ने प्राइवेटली भी उनकी बाज़ चीज़ें बनाई हुई हैं, कुछ ना कुछ है, लेकिन ज़्यादातर तो फेक है। तो इंशाल्लाह वो भी बरी होंगे अल्लाह के फजल से, अगर वकील अच्छे हुए और उसने ट्रायल के साथ इंसाफ किया। सबसे बड़ी बात है कि मुल्जिमान ने अपने साथ इंसाफ किया, ट्रायल को ट्रायल समझा, ज़मानत नहीं है ये। ज़मानत में क्या होता है, खारिज हो जाएगी सज़ा थोड़ी रहा होती है, ज़मानत खारिज हो गई तो अपर फोरम पे जाके हो जाएगी, लेकिन ये तो सज़ा होनी है, इसमें जज़ा सज़ा का फैसला ट्रायल में होता है, ज़मानतों में नहीं होता। ठीक है, तो ये बड़ी सीरियस इसे लेना चाहिए। हमारे भोले भाले लोग, अल्लाह करे आप समझ गए हों, अंदर जाके बंदे को काफ़ी चीज़ों की समझ आ जाती है, अल्लाह करे समझ गया हो कि वो वकील करें ऐसा जिससे वो बैठ कर डिस्कस कर सकें, बातचीत कर सकें, अपना केस उससे जो है ना वो प्रिपरेशन तैयारी कर सकें और उनके रीच में हो और वो उनके हर अप्स एंड डाउन को देखे, सारे मवाद को उनकी हद तक सेपरेट करे। ठीक है ना, यानी एक इतनी मोटी फाइल है ना ट्रायल की, उसमें हर मुल्ज़िम की हद तक मटेरियल को सेपरेट करना होता है, यानी इसके ख़िलाफ़ क्या है, इसके ख़िलाफ़ क्या है, इसके ख़िलाफ़ क्या है, पूरी फाइल पढ़ के हर बंदे का सेपरेट रोल होता है ना, सेपरेट ज़ाहिर है हर बंदे का अलग रोल तो होगा। वो अलहदा करने में फिर काफ़ी वक्त और मेहनत चाहिए। तो जितने वकला ज़्यादा होंगे वो अपने अपने मुल्ज़िम की हद तक वो उसको ज़्यादा उसके बेनिफिट को जज कर सकते हैं। एक ही बंदा होगा तो ओवरलुक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो कुछ की हद तक वो देख ले और बाकियों की हद तक वो सरफ नज़र कर जाए, जो कि इंसानी फितरत है कि बहुत सारे लोग होते हैं तो कहता है यार ये भी सेम ही होगा, तो इस तरह कोई रगड़े में ना आ जाए। हाँ, जैसा हालिया दिनों में ऐसा हुआ भी, कुछ वकला ने मुश्तरका ज़मानतें लगाई हैं, मिसाल के तौर पे कुछ डंडों वालों की लगा दी, बीच में दो जो है ना लगा दी कि इसने तशद्दुद भी किया, बाकियों ने तशद्दुद नहीं किया था उनके रोल के मुताबिक ज़िम्मियों में जो उन्होंने दिया था, तो वो उस वजह से उन दो की वजह से बाकियों की भी खारिज हो गई ऐसे फिर। हाँ ऐसा होता है, ये बड़ी हिकमत अमली होती है। हमारे उस्ताद क्या करते थे कि वकालत पढ़ने में साइंस, करने में आर्ट है।
तो ये आर्ट, आपको वकालत का आर्ट नहीं आता तो आप अच्छे वकील नहीं है। तो ये आर्ट है, और आर्ट के इससे यानी मैं तो हमेशा कहा करता हूँ जो ये डालते हैं ना, ये आपको रिलीफ गिवन कोर्ट्स हैं। इंसाफ किधर होता है, रिलीफ होता है। तो आपने रिलीफ लेना है तो बड़ी हिकमत अमली से और टेक्निकल तरीके से लेना पड़ता है, और उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। अच्छा, ये आपने भी जिक्र किया है पहले कि इन्होंने 16 से लेके अभी 25 तक पूरा टीएलपी के ऊपर जितने पर्चे हैं सबका उन्होंने लिख के दिया है जी कि ये इतना इन्होंने नुकसान किया हुकूमत का, ये वो वगैरह वगैरह। तो ये बताइए कि ये जो पर्चे थे क्या उनके ट्रायल चल के वो ख़त्म नहीं हुए? नहीं हुए तो उनके क्या वजह? बहुत सारे भी ट्रायल ही नहीं हुए। उसकी वजह क्या है? और बहुत सारे ट्रायल हो भी गए ना, तो डी नोवो ट्रायल हो सकता है। यानी अगर उसी में किसी बंदा कोई रह गया तो उसको उस पर्चे में फिट करके तो उसका दोबारा से ट्रायल भी करवा सकते हैं। वो उसे कहते हैं डी नोवो ट्रायल। मसलन उन्होंने कहा जी 600-700 रुपया, 600-700 बंदे नामालूम है, ठीक है, उसमें ट्रायल हुआ है 50 या 60 का, तो बाकियों को फिर नामालूम में फिट करके पर्चे को दोबारा जिंदा करेंगे, ठीक है। और उसे कहेंगे जी ये बंदा इसने खुद को छुपा रखा था और अभी सामने हमें मिला है। पुलिस के पास तो भाई बड़े धंधे होते हैं। वो जो बंदा मिला उसकी वजह से बाकी जो लोग पहले बरी हो चुके, वो बरी हो चुके उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका डिनोवो ट्रायल होगा, इसका बिल्कुल सेपरेट होगा, ठीक हो गया। जज पुरानी शहादतों में भी रिलाई कर सकता है, नई शहादतें तलब भी कर सकता है, या प्रोसिक्यूशन कह सकती है कि हम पुरानी शहादतों में रिलाई करते हैं, और ये भी कह सकती है कि हम मजीद शहादत पेश करना चाहते हैं। इसके हद तक मुलजम का रोल डिफरेंट है, तो वो मजीद जज अलाउ करेगा और वो शहादत पेश कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि तकरीबन 21 तक तहरीक के वकील आप ही रहे तकरीबन। तो ये पर्चे जो ख़त्म हुए तो आप वकील थे तहरीक के, आपने इस पे वर्क नहीं किया, इसकी क्या वजह बनी? यानी कि जो ट्रायल नहीं चले या इसका प्रोसेस क्या था, किस वजह से नहीं हो सकता? नहीं, मैं सच नहीं रहा। अच्छा, ये तो देखे मैं वकील था, तहरीक का नहीं था। आप समझ लिए कि तहरीक के लोगों का था, अब भी हूँ तहरीक के लोगों का, फर्क समझिए। अच्छा, एक होता है तहरीक का वकील होना, एक उस वक्त ये कि 2021 जब तक बाबा जी रहमा हयात थे तो फिर सारे केस ही मेरे पास थे, ठीक है, तंजीमी तौर पर भी और इनफरादी तौर पर भी। तो उसके बाद फिर इनफरादी तौर पर थे, अब भी इनफरादी तौर पर हैं। जो लोग रुजू करते हैं मैं उनकी वकालत करता हूँ, मेरा हक है। लेकिन ये कि अब मैं किसी मतलब जैसे बाग वकला को तंजीम पे करती है, बाकायदा अच्छी अमाउंट पे करती है, तो वो दावे भी करते हैं कि हम तहरीक के वकील हैं। ना मैं ये दावा करता हूँ, ना मैं तहरीक से पैसे लेता हूँ, ठीक है। मैं तो अपनी रोजी रोटी कमाता हूँ, अपना केस करता हूँ, अपनी मजदूरी करता हूँ। वो मैं असल पूछना ये चाह रहा था कि ये जो पर्चे 16 से कह रहे हैं वो कि अभी तक है, वो ख़त्म क्यों नहीं हुए? इसकी वजह क्या बनी? कुछ तो बरी हो चुके हैं उसमें, कुछ ऐसे हैं जो अभी तक पेंडिंग है, जिनका ट्रायल नहीं हुआ। ट्रायल अब अदालत क्या करेगी? पुलिस ने ट्रायल ही पेश नहीं किया उनका। क्यों नहीं किया? तो इस पे कोई एक्शन नहीं हो सकता? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? 14 दिन के अंदर ट्रायल पेश करना होता है। ये किसने करना था? 14 महीने क्या कई सालों में पेश नहीं किया। ये ट्रायल पेश नहीं हुआ, ठीक है। अब जो मुल्जम है उस FIR के तहत, ठीक है, वो तो बेचारे टंगे हुए हैं। हाँ, टंगे हुए बिल्कुल, ठीक है, कि पता नहीं कब पेश होना। तो इसके ऊपर जाहिर ये तहरीक के थ्रू सियासी पर्चे होते हैं, पॉलिटिकल मोटिव होता है पीछे इनके, और इस वजह से जो है ना वो हुकूमतें जो है रखती हैं बचा के। इसमें बहुत सारे लोग इश्तिहारी थे, इश्तिहारी होने के बावजूद उन्हें पकड़ा ही नहीं गया। इन पर्चों में इश्तिहारी सारे हैं, 2021 के पर्चों में बहुत सारे लोग इश्तिहारी हैं, इनको नहीं पकड़ा गया। वो बल्कि पुलिस से मिलते भी रहे, पुलिस के साथ रवाबत में भी रहे, पुलिस ने नहीं पकड़ा। लेकिन जब हालात बदले तो उन्होंने उसी में उनको धर लिया। क्या वो पर्चे खत्म हो सकते हैं या उनके ट्रायल? हाँ, खत्म हो सकते हैं भाई। आपके पास मजबूत कानूनी टीम हो और आप एक एक चीज़ को रिड्रेस करें, एक एक चीज़ को पकड़े और उसकी कानूनी तरीकाकार है उसको जानिए, इसमें चालान क्यों नहीं पेश किया, उसको क्वैश किया जाए, FIR क्वैश कराएं, ख़त्म कराएं हाई कोर्ट से। लेकिन तो जब होता है जब आप बाकायदा विजिलेंट हो। हमारा हाल ये है कि हम लोग अच्छे दिनों में तैयारी नहीं करते, जब बुरे दिन आते हैं तो हमारी तैयारी होती नहीं है, फिर हम फंस जाते हैं। हमेशा जो है ना अच्छे वक्तों में बुरे तैयारी की जाती है। हमेशा कोई भी मुल्क हो या फ़र्द हो, अच्छे वक्तों में वो तैयारी करते हैं ताकि बुरे वक्त में वो उसे फेस कर सकें। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि हम उस वक्त लुटियाँ मार रहे होते हैं, और जब बुरा वक्त आता है तो फिर उसके बाद जो हमारी हालत होती है वो आपके सामने। ये बताइएगा, जब तक आप तहरीक के वकील थे, जब तक आपने कितने पर्चे ख़त्म करवाए? पर्चे ख़त्म कर मैं तो ट्रायल किए हैं। ट्रायल किए? हाँ, ट्रायल किए। जो मुझे दिया जाता था ट्रायल वो किया जाए। अगर को मुझे ड्यूटी साइन की जाती है कि FIR ख़त्म करानी तो वो भी करवाता।
वो आपको नहीं कहा गया? नहीं, मुझे नहीं कहा गया। आप इसका क्या समझते हैं, क्यों नहीं कहा गया? आपसे मुतमिन नहीं नहीं हुए? नहीं क्या नहीं, वजह मुझे हुई? मुतमिन नहीं, सेंस ही कोई नहीं है भाई। उनको इतना शऊर ही नहीं है कि पर्चे इस तरह खत्म भी होते हैं। कैंसिलेशन का भी मैंने इनको खुद निकाल के दिया 2021 में। कैंसिलेशन कहते हैं, कैंसिल कैसे होंगी? कैंसिलेशन का लॉ दिया कि 173 के तहत पुलिस 173 की रिपोर्ट में चालान में पर्चा वापस लेने की इस्तदा भी कर सकती है, कैंसिलेशन की इस्तदा भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ ट्रायल की इस्तदा हो। पेश करेगी कि ये इसमें काबिले दस्तअंदाजी या काबिले ट्रायल मवाद नहीं मिला, लिहाजा पर्चे को कैंसिल किया जाए, तो कोर्ट उसे कैंसिल कर देगी। ठीक है ना? जरूरी नहीं होता 173 चालान जमा होता है, चालान में आपको ट्रायल के लिए चालान जमा हो, वापस लेने के लिए भी चालान जमा होता है। 173 रिपोर्ट फॉर द कैंसिलेशन ऑफ एफआईआर भी होती है। ठीक हो गया है। तो ये तो जब आपने इस मुल्क, अगर दुनिया में रहना है, कुछ पहचान पैदा कर, अगर तंजीमें चलानी है, तो कानून की कुछ ना कुछ समझ लेनी पड़ेगी। अगर आप लीगल एडवाइजरी लोगों को बनाएं जो वकील ही नहीं होंगे, फिर आपको क्या, कौन कैसे पता लगेगा? कम से कम ये कि आप प्रोफेशनल वकला जो है वो टीम में रखें, बल्कि आपका जो प्रोफेशनल वकला आपके शुरा के मेंबर होने चाहिए, एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी में जाके, जब वो बैठे आपके साथ फैसला साजी में भी शामिल हो, और फिर जब वो शामिल हों तो वो साथ साथ उसके मामले के लीगल एस्पेक्ट्स को भी देखें कि ये लीगली तौर पर सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बहुत सारे मुतालबात ऐसे कर दिए जाते हैं जो कानूनी तौर पर ही ठीक नहीं होते। वो मुतालबा करके बंदा फंस जाता है, फिर वो ना उगल सकता है ना निगल सकता है। गले की हड्डी बन जाते हैं। चले जी, बहुत शुक्रिया सर आपका। Thank you. आपने वक्त दिया और हमें भी मौका दिया दोबारा अपने पॉडकास्ट में बैठने का। तो ये आज हम फिर से मौजूद थे जनाब नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा जो इसका रिप्लाई देंगे। बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी आपके इल्म में आएगी। तो देखते रहिए एहसान ला चैनल। अल्लाह हाफिज़।